see the sun about 2 minutes before you can see the sun about 2 minutes before the actual sunrise. 2 minutes before the actual sunrise. And 2 minutes after the actual sunset. And 2 minutes. And 2 minutes after the actual sunset, because of atmospheric refraction. बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो ऐसा होता है कि जो हमको शुरुआत में जो सन दिखाई देता है ना सनराइज में, वो एक्चुअली सन नहीं होता, वो सन की इमेज होती है। और 2 मिनट तक हमको सन की इमेज ही दिखती रहती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में एक्चुअल में सन आ जाता है वहाँ पर अपनी जगह पर। सेम काम ऐसा होता है कि जब सनसेट होता है ना, तो सनसेट तो हो जाता है, यानी कि सन तो होराइज़न के बाद जाकर छुप जाता है। होराइज़न क्या होता है, अगर हम बहुत दूर तक ऐसी कोई जगह ढूंढें जहाँ पर हमको दूर दूर तक कोई ऑब्स्टेकल नज़र ना आए, तो वो सिर्फ समंदर ही होता है। नहीं तो अगर हम कहीं पर भी चले जाएं तो हमको या तो ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर दूर दूर तक बिल्कुल मेरे को ग्राउंड ही ग्राउंड दिखाई देता रहे, कोई पेड़ पौधा कुछ ना हो। तो ऐसी जो जगह है वो ढूंढ पाना मुश्किल है। तो इसलिए हमें होराइज़न मतलब ये है कि जब अर्थ जो है ना, अर्थ एक कॉर्नर पर जाकर थोड़ा सा मुड़ती है, ठीक है। तो जैसे सीधे 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 हम देखते जा रहे हैं, तो अर्थ क्योंकि फ्लैट सरफेस तो है नहीं, अर्थ जो है वो फ्लैट सरफेस तो है नहीं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जाकर आगे जाकर अर्थ ना मुड़ जाती है। तो मुड़ती क्यों है, क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है वो क्या है, वो स्फीयर है, तो वो आगे जाकर मुड़ती है। तो वो जो सरफेस है, उस सरफेस को आखिरी कॉर्नर को मैं देख कहाँ पर सकता हूँ, मैं समंदर पर देख सकता हूँ, क्योंकि समंदर में कहीं पर ऐसा नहीं होता। समंदर में मुझे दूर दूर तक पानी ही दिखाई देता है। तो आगे एक कॉर्नर जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आसमान भी और समंदर भी दोनों मिल गए हैं, दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट को हम होराइज़न बोलते हैं। तो उस पॉइंट के उस तरफ जब सूरज छुप जाता है, मतलब ये ऐसे हो गया कि जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ से समंदर शुरू होता है, और ये ऐसे मेरे को दूर तक, थोड़ी दूर तक देखूँगा मेरे को फ्लैट ही दिखाई देगा। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअल में ये ऐसे जाकर मुड़ जाता है, बहुत बड़ा जाकर स्फीयर बनता है। अर्थ जो है वो बहुत बड़ा स्फीयर होता है। तो बहुत दूर जाकर ऐसा एक कर्व ऐसा करके मुड़ जाता है। तो ऐसे में मेरे को क्या लगता है कि ऊपर इधर स्काई है, इधर स्काई है, तो उसकी जो इमेज है वो यहाँ पर बन रही होती है। तो हमको ऐसा लगता है कि आसमान और समंदर दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर। इस पॉइंट को होराइज़न बोलते हैं। और जो सन है वो सन जैसे यहाँ पर था, तो वो धीरे 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 सन ना यहाँ पहुँच जाता है, सन यहाँ पर पहुँच जाता है। तो सन को तो गायब हो जाना चाहिए, अब मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरी नज़रों से दूर हो गया, तो यहाँ पर छुप गया, ठीक है। लेकिन उस टाइम भी मेरे को 2 मिनट तक उसकी ना इमेज दिखती रहती है यहाँ पर। तो वही एक रीज़न होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का मतलब यही है कि जो समंदर है, समंदर के आसपास क्या होता है, पूरा एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के। तो वो जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो पूरी ऐसे बना देते हैं उसके आसपास के एटमॉस्फेयर में, जैसे कि एक फिल्म बनी हुई है वाटर की। अब वाटर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर रिफ्रैक्शन हो सकता है, वहाँ पर इमेज बन सकती है। तो होता ये है कि जो ये सन है, इसके छुप जाने के बाद भी मुझे 2 मिनट तक ऐसा लगता है कि अभी सनसेट हुआ नहीं, ठीक है। जबकि सन जो है वो यहाँ पर जा चुका होता है। तो वो क्या होता है, वो मेरे को सन की इमेज दिख रही होती है। तो जो सन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट का पीरियड है पूरे दिन में, वो 4 मिनट एक्सटेंड हो जाता है। जो डे टाइम है वो 4 मिनट एक्सटेंड हो जाता है। कैसे, अभी अंधेरा ही है, अभी रात ही है, अभी दिन निकला नहीं, लेकिन हमको दिखाई दे जाता है सूरज नहीं है, सनराइज़ हो गया।
लेकिन जिस टाइम सनराइज़ होता है उस टाइम सनराइज़ एक्चुअल में होता नहीं है। उस टाइम जो है सूरज यहीं पर छुपा रहता है, फिर धीरे 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 2 मिनट करके वो आ जाता है ऊपर। तो अभी सनराइज़ नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को उसकी इमेज दिख रही है, तो रोशनी तो हो गई ना एटमॉस्फेयर में, मतलब दिन निकल गया। तो दिन कब निकला? 2 मिनट पहले ही निकल गया। एक्चुअल में रात ही थी, लेकिन 2 मिनट पहले ही दिन हो गया। ठीक है, तो दिन का टाइम 2 मिनट एक्सटेंड हो गया, 2 मिनट बढ़ गया। ठीक है, सेम काम शाम को होता है। अभी सेम चीज़ जो है वो शाम को होती है कि अभी जो है अभी सन मेरे को दिखाई दे रहा है, जबकि सन एक्चुअल में सनसेट हो चुका है, तो उसकी इमेज मेरे को दिख रही है। तो रोशनी तो है ना एटमॉस्फेयर, क्योंकि उसकी इमेज दिख रही है, तो इमेज से भी रोशनी होती है, तो वो तो है। तो हम ये कहेंगे कि जब रोशनी है तो इसका मतलब शाम को भी 2 मिनट के लिए डे टाइम जो है वो 2 मिनट बढ़ गया। तो इस तरह से डे का जो टाइम है वो टोटल 4 मिनट बढ़ जाता है। समझ गए? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो हमें सनराइज़ के टाइम पर सन जो है वो 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाता है। तो वो जो 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाता है वो सन नहीं होता, वो सन की इमेज होती है। सनसेट के 2 मिनट बाद तक भी मेरे को सन दिखाई देता रहता है, तो वो सन नहीं होता, वो सन की इमेज होती है। इसी चीज़ को अभी लिखेंगे और क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी बताता हूँ आपको। या तो सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस्ड सनराइज का मतलब जब सनराइज हुआ है उससे 2 मिनट पहले ही मेरे को सन दिखना शुरू हो गया, तो एडवांस्ड सनराइज पहले ही हो गया सनराइज। डिलेड सनसेट, सनसेट होने के बाद भी मेरे को सन दिखाई दे रहा है, तो सन नहीं दिखाई दे रहा, वो सन की इमेज दिखाई दे रही है, तो ये होता है डिलेड सनसेट। तो ये एक ऐसी चीज़ हो गई कि फॉर एग्जांपल आपको किसी फंक्शन में पहुंचना था और ये बता रखा था कि फंक्शन का जो टाइम है वो 9 बजे से 12 बजे तक का है, तो 3 घंटे का टाइम हो गया। 3 घंटे मतलब आपको वहाँ पर रुकना है, आप 2 मिनट पहले पहुँच गए और 2 मिनट बाद तक रुके रहे वहाँ पर, तो इसका मतलब आपका जो स्टे है वो टोटल 4 मिनट्स एक्सटेंड हो गया। तो सन की वजह से जो रोशनी है वो 4 मिनट्स एक्सटेंड हो गई, क्योंकि सन जो है वो 2 मिनट पहले पहुंच गया, सन नहीं पहुंचा, सन की इमेज पहुंच गई, तो रोशनी 2 मिनट पहले पहुंच गई और 2 मिनट बाद तक रही, सनसेट के 2 मिनट बाद तक रही। इसका मतलब जो डे टाइम है वो टोटल 4 मिनट एक्सटेंड हो गया। ये भी क्वेश्चन बनता है, मैं भी लिखवाऊंगा क्वेश्चन। लिखिएगा when the sun is slightly below the horizon, रीजन लिखिएगा इसका। Sun is slightly below the horizon, then the sunlight coming from less dense layer less dense layer to more dense air is refracted downwards as it passes through the atmosphere. Downwards as it passes through the atmosphere. Because of this atmospheric refraction,
the sun appears to be raised above the horizon. Appears to be raised above the horizon. When actually it is slightly below the horizon. When actually it is slightly below the horizon. Slightly below the horizon. Next one, it is also due to atmospheric refraction. It is also due to atmospheric reflection that we can still see the sun for about 2 minutes. Still see the sun. For about 2 minutes, that we can still see the sun for about 2 minutes even after the sun has set below the horizon. Even after the sun has set below the horizon. अब इसका एक डायग्राम बनाइएगा. Actual position of sun practically being just below horizon. एक्चुअली वो वैसे बट विजिबल हाँ मैं वही बता रहा हूँ. और ऊपर आप देखेंगे the sun appears to be above the horizon. तो सन हॉराइजन के नीचे है. सन हॉराइजन के नीचे है. तो होता क्या है कि ये जो है ना, ये है कहाँ पर,
ये हॉराइजन के नीचे है। हॉराइजन क्या है? हॉराइजन एक सरफेस है जहाँ से हमारी आँख की जो रोशनी है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, मतलब अर्थ के कर्व के आगे की तरफ पहुँच गया, ठीक है। तो अब मैं उसको देख नहीं पाऊँगा, लेकिन वहाँ से जो लाइट रे है वो लाइट रे इस तरह से कर्व फॉर्म में पहुँचेगी आई तक, ठीक है। तो लाइट तो कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी जा सकती है, लेकिन हमारा जो विज़न है, जो हमारी जो लाइन ऑफ साइट है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही जाती है। तो आप ये देखिएगा कि जब हम देखने की कोशिश करेंगे, मतलब इससे ये लाइट रे इस तरह से पहुंची है, तो हम ये देखेंगे कि ये लाइट रे इसको वापस रिट्रेस करने की कोशिश करेंगे, ये लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमको सीधी लाइन का ही दिखाई देता है। तो अगर उसको स्ट्रेट हम लाइन को बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो वहीं पर इमेज बन जाएगी सबकी। ये होता है। आपने नोटिस भी करा होगा कि जब हम कहते हैं ना कि कहीं से भी लाइट रे आ रही है, ठीक है, और वो मिल रही है कहीं पर भी आकर, तो हम ये देखते हैं कि उसको एक्सटेंड करके देखते हैं कि वो एक्सटेंड करके सीधी जा कहाँ पर रही है, तो इमेज वहीं पर बनती है। सेम काम किस केस में हुआ था? सेम काम हमारा स्टार्स के केस में हुआ था कि स्टार्स तक लाइट तो घूम कर जा रही थी, एक्चुअली स्टार्स से हमारी आँख तक जो लाइट है वो घूम कर आ रही थी, लेकिन जब हम अपनी आँख से वापस लाइट बनाते हैं ना, लाइन ऑफ साइट बनाते हैं, सीधी बनेगी तो वो सीधी जाती है ऊपर की तरफ। तो हम ये कहते हैं कि जो स्टार्स हैं एक्चुअल पोजीशन तो उनकी नीचे होती है, लेकिन वो दिखते थोड़ा सा ऊपर, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट। तो इस वजह से सन एक्चुअल में तो यहाँ पर था, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ना थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा बना दिया, तो ये गलती से बन गया, ठीक। साइज़ आपको दोनों का सेम ही बनाना, ठीक है। चलिए जी आगे लिखें। सो द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट from sunrise to sunset is actually lengthened by about 2 plus 2 is equal to 4 minutes. Is equal to 4 minutes because of atmospheric reflection. Because of atmospheric reflection. क्वेश्चन क्या बनेगा? Briefly explain how the daytime increases by 4 minutes because of reflection. Because of reflection. तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये स्टार्स की हाइट वाला क्वेश्चन आ गया कि स्टार्स आर एक्चुअली हायर देन दे एक्चुअली आर, ये आ गया। तो उसमें बच्चा अरे इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो बस ये लिख देना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, लिख दिया, ठीक है। वाई डू स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, है ना, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का भी यही रटकर चलेगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब ये क्वेश्चन आ गया 3 नंबर का, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द डे टाइम इंक्रीजेज बाई 4 मिनट्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उन्होंने दे ही दिया बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आप भी यही रट कर गए थे, मेरे को तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन लिख देना है, लिख दिया, वही नंबर 0 घूम गया वहाँ पर कि भाई ये तो हमने दे ही रखा है, इस चीज़ को एक्सप्लेन तो करो कि ये रिफ्लेक्शन हो कैसे रहा है। तो आप एक तो ये वाला जो पॉइंट है पहला, और दूसरा ये वाला जो 2 पॉइंट्स हैं ये जरूर लिखना है वहाँ पर। उसके बाद ये डायग्राम जरूर बनाना है। तो आप ये देखिएगा कि डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी डायग्राम बनवा लो वहाँ डायग्राम जरूर बनाएंगे आप आंसर, ठीक है। चलिए जी, तो ये आपका हुआ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वाला कंप्लीट हो गया। इसमें ये 3 ही एग्जांपल्स एनसीईआरटी में और सिलेबस में दोनों में यही मेंशन कर रखे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना।
उसके आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो लिखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Scattering of light. Scattering of light means to throw light in various random directions. Means to throw light in various random directions. Scattering का मतलब ये होता है to throw light in various random directions. Next लिखें Tyndall effect. Tyndall effect. The scattering of light by particles in its path is called Tyndall effect. Is called Tyndall effect. Tyndall discovered that when white light consisting of 7 colors white light consisting of 7 colors is passed through a clear liquid is passed through a clear liquid having small suspended particles in it having small suspended particles in it. क्या कह रहे हो? Small suspended particles in it. Then the blue color of white light having shorter wavelength having
the red color is scattered much more than the red color. Having longer wavelength. लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का ना हर तरफ सभी डायरेक्शन में फैल जाना, उसको कहते हैं स्कैटरिंग। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस। तो अलग अलग रैंडम डायरेक्शंस में लाइट का फैल जाना इज कॉल्ड स्कैटरिंग। फिर आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि लाइट जो है ना, लाइट का फैल जाना इज कॉल्ड स्कैटरिंग। लेकिन लाइट फैलती किस तरह से? हम ये कहेंगे कि एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसियस पार्टिकल्स होते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो लाइट को पकड़ते हैं और पकड़कर खुद उनका जो टेंडेंसी होती है वो रैंडमली इधर उधर मूव करने की होती है। तो वो खुद इधर उधर फैलना शुरू करते हैं, तो वो लाइट को भी अपने साथ लेकर फैला देते हैं चारों तरफ। अगर ये पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में ना हो तो लाइट जो है ना वो एक स्ट्रेट बीम की तरह जाकर गिरेगी एक जगह, ठीक है, जैसे लेज़र लाइट होती है। तो वो अब लेज़र लाइट जो है, लेज़र लाइट में ऐसा क्या होता है कि लेज़र लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती, लेज़र लाइट फैल नहीं पाती। लेज़र लाइट से तुम्हें पता होगा, बड़ा खेला है तुमने लेज़र लाइट के साथ में। चलो, तो वो जो लेज़र लाइट होती है, लेज़र लाइट बिल्कुल यहाँ से अगर लेज़र लाइट को ऑन करेंगे तो वहाँ सामने दीवार पर एक छोटी सी डॉट दिखाई देगा उसको लेज़र लाइट का। फैलेगी नहीं, क्यों? उसकी वेवलेंथ यानी कि उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको आसपास के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर नहीं कर पाते। स्कैटर मतलब उसको पकड़कर और फैला नहीं पाते चारों तरफ। अब देखिएगा, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो लाइट का फैल जाना, जब पार्टिकल्स फैलाते हैं लाइट को, उसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल ने क्या ऑब्जर्व करा कि व्हेन वाइट लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर्स इज पास्ड थ्रू अ क्लियर लिक्विड, तो वाइट लाइट जो है जिसमें 7 कलर्स होते हैं, अगर उसको एक क्लियर लिक्विड के थ्रू पास करवा दिया जाए, हैविंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन इट, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड, इधर उधर फैले हुए पार्टिकल्स होते हैं, देन द ब्लू कलर ऑफ वाइट लाइट हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर। अब ब्लू कलर की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, ब्लू कलर किसका? वॉयलेट का ही तो एक मतलब वॉयलेट का ही तो एक कंस्टिट्यूएंट है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर इसीलिए सबसे ज़्यादा फैलता है क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो बहुत कम होती है। ब्लू की स्पीड कम यानी कि वेवलेंथ भी कम, तो इसलिए वो बहुत धीरे 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 चलता रहता है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको पकड़ लेते हैं, यार ये तो ये घूम रहा है ब्लू कलर, तो ब्लू कलर को पकड़ लेते हैं और चारों तरफ फैला देते हैं। रेड कलर जो है, रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है, वो बहुत कम होती है, इस वजह से वो उतना फैल नहीं पाता, वो उतना स्कैटर नहीं होता, ठीक है। अब इसी पर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में ही हेडिंग डालेंगे आप, व्हाई द स्काई इज ब्लू। ये 1 मिनट रुकिए, अभी आपको बता क्या चीज़? शाम वाले बैच में क्या? अच्छा, 9th क्लास से एक तो सार्थक है, हाँ 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 वही, हाँ 9th से मेरे पास ना जो बच्चे नहीं आए वो बता देता हूँ। एक तो आरुष नहीं आया, एक प्रियांशु और उसका दोस्त जो था, जो खांसता था, जो और आप लोग हंसते थे, अर्नव, प्रियांशु और अर्नव। हालांकि उन्होंने काफ़ी, उनको शायद टाइम वगैरह की प्रॉब्लम हुई, उनकी मदर से काफ़ी बात भी हुई थी, कहते जब टाइम शूट नहीं कर रहा, 3:30 वाला इट वॉज टू अर्ली और 8 वाला लेट था। एक तो आदित्य आता है जो 9th में भी था हमारे साथ, एक सार्थक आता है, अनंत सरदार जी, एक वो आता है, 3 बस शायद ही 3 ही है। हाँ मेघा आती है, हाँ मेघा आती है, और कौन था ना, अभी ने छोड़ दिया ट्यूशन, अभी छोड़ा, और कौन था, यही है बस, बाकी तो सब नए ही है। और कोई है क्या? एक इप्शिता आती थी फॉर्चून से, एक वो आती है,
4-5 बच्चे हैं और कम से कम 6-7 बच्चे जो हैं 9th में जो पढ़ते थे वो 10th में आए ही नहीं यहाँ पर। जो 9th में पढ़ते थे वो 10th में मेरे पास आए नहीं, वापस नहीं आए जो 9th में थे। फिर तुम 9th में थे, तुम 9th में थे, तुम 9th में थे, तुम थे, है ना, 1 2 3 और तुम नहीं थे, है ना, तुम थी 9th में, है ना, बाकी आप सब भी नहीं थे। हाँ गर्चिता थी, अर्चिता अच्छा आ रही नहीं, प्रियांशी थी, तो कम से कम 6-7 बच्चे हैं। अर्णव, प्रियांशु, अभी अभी छोड़ा है तनिष, तो पहले ही तुम लोगों ने परेशान उसको इतना कर दिया तो बोल कर गया मेरे को। उसने बोला कि सर आपके यहाँ ना बच्चे कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, वो ये बोल कर गया और मैं उसका वो वे समझ गया था बोलने में। हाँ अब मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ बात हुई है, हाँ तो मेरे को यही लग रहा था, मैंने कहा कुछ बात है इसी वजह से वो छोड़ कर गया। तो मैंने फिर पूछना नहीं चाहा, मैंने कहा ठीक है। तनिष्क जैन KW में रहता था, KW में रहता था, वही है ना, KW में ही तो रहता है। हाँ तुमसे लड़ाई हो गई तो विशु विशु बैठ गया था उसके ऊपर। बैठ गए थे, नहीं वो इससे है, वो इससे भी आई है। ह्यूमरसली और ये तो उतना हैवी नहीं है, ये तो थोड़ा ज़्यादा है। अरे मेरे को बस ये आउट नहीं लगाना है, उसको पीछे छोड़ा है कि उनको यार अब क्या अपनी मेरी बहन लगती है, ऐसे पूछती है सर 100 सवाल और पूछ रही थी तो मैंने नहीं बताया। इससे मैंने सोचा जो का पूछेगा तो कमेंट पे करेगा। गाना वो वाली आवाज इससे भी बदतर है। और बाइक निर्माण एप्स ये है ना ये नहीं दिखता है भाई, ऐसा ही दिखता है। अबे ऐसा नहीं दिखता, देख देख ऐसे नहीं दिखता। सही नहीं बोल रहा था, पागल है। ये मैं पोस्ट पर जरूर डालने वाली हूँ। ये पूरे सोच को लगा ये बोले भाई इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट अबे ऐसे ही है भाई यार, ऐसे ही है भाई, सही चीज है भाई, सही है। का होता है
एक तो अक्ष तुम और आकृत तुम और कनिष्ठ तुम तीनों इसको ना एपी को दोबारा प्रिपेयर करना। और मैं ना लगभग मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर जो सेकंड वाला हमारा 8 to 9 वाला बैच है उसमें एपी का टेस्ट लेने वाला हूँ, तो उसमें आप लोग टेस्ट देने आएंगे, ठीक है ना। आसान चैप्टर है, इसमें इतने कम नंबर आने नहीं चाहिए थे। हाँ यही बताएगा ना पड़ोस में बैठा था, वो कह भी रहा था कि तुमने चीटिंग करी थी। इसके पिछले 2 नंबर आए, इससे बुरे आए हैं, किससे अच्छा है? इसके पिछले 15 से 2 नंबर आए, तेरे से अच्छा है कि बेकार? चलिए अब एक क्वेश्चन नोट करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। वाई द स्काई इज ब्लू, लास्ट टॉपिक है, लास्ट ही क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये बताएं। पता नहीं कैसे कैसे ये फ़ोन आते हैं। हाँ हमारा कोऑर्डिनेट तो हो गया ना, ट्रिग्नोमेट्री करा दूँगा स्टार्ट, यस सर। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री करा दूँगा, फिर उसके बाद ट्राइंगल्स करा दूँगा। तुमने ट्राइंगल्स बताया था, कोऑर्डिनेट तो हो गया। कोऑर्डिनेट तो करो। ट्रिग्नोमेट्री करा दूँगा। हेडिंग डालिएगा वाई द स्काई इज ब्लू। Why the sky is blue? हेडिंग डालिएगा। देखें, the sunlight is made up of 7 colored lights mixed together. The sunlight is made up of 7 colored lights mixed together. Full stop. When sunlight passes through the atmosphere, when sunlight passes through the atmosphere, when sunlight passes through the atmosphere, most of the longer wavelength lights most of the longer wavelength lights bracket में लिखिए such as red, orange, yellow, etc. Such as red, orange, yellow, etc. present in it do not get scattered much. Present in it do not get scattered much by the air molecules and hence pass straight through. By the air molecules and hence pass straight through. Hence pass straight through. Full stop. Next point लिखेंगे, the shorter wavelength blue light is
shorter wavelength blue light is however scattered all around the sky. However scattered all around the sky. However scattered all around the sky by air molecules. And hence the sky looks blue. And hence the sky looks blue. देखिएगा इसमें क्या है, द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्ड लाइट्स मिक्स्ड टुगेदर। तो सनलाइट जो है वो वाइट कलर की होती है, और वाइट कलर किस तरीके से बनता है, 7 अलग अलग रंगों की जो लाइट है वो मिक्स हो जाती है तो वो वाइट कलर की लाइट बन जाती है। अब होता क्या है कि व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से पास होती है तो उसमें जो लार्ज वेवलेंथ का मतलब होता है लार्ज स्पीड वाली जो लाइट्स हैं उनको जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रोक नहीं पाते, मतलब पकड़कर स्कैटर नहीं कर पाते चारों तरफ, तो वो एकदम से स्ट्रेट थ्रू पास कर जाती है, मतलब आई और सीधा अर्थ तक पहुंच जाती है, तो वो उतना ज़्यादा स्कैटर नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए बहुत थोड़ा स्कैटरिंग होगी उसकी। किस टाइम होती है आप ये देखिए, जब सनराइज़ होता है ना सुबह के टाइम, तो सूरज हमको लाल दिखाई देता है और हल्का हल्का आसमान जो उसके आसपास का वो भी हल्का रेडिश या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी सनलाइट है वो बड़ी तेज़ी से आती है, जो रेड कलर की जो लाइट है सॉरी, वो बड़ी तेज़ी से आती है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा है तो एयर मॉलिक्यूल उसको स्कैटर नहीं कर पाते, मतलब पकड़ कर फैला नहीं पाते। ठीक, और जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट है वो क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ यानी कि शॉर्टर वेलोसिटी, स्मॉल वेलोसिटी वाली लाइट ब्लू है। तो ब्लू लाइट को जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो कैच करते हैं और चारों तरफ फैला देते हैं, और चारों तरफ फैला देते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही सारी की सारी जो रेड लाइट थी वो सारी की सारी रेड लाइट जैसे ही अर्थ तक पहुंच जाती है तो बचती कौन सी लाइट है, ब्लू वाली लाइट, क्योंकि उसी की स्पीड कम होती है, तो उसको एयर मॉलिक्यूल्स पकड़कर चारों तरफ फैला देते हैं, तो सारा का सारा आसमान इसी वजह से हमको ब्लू कलर का नजर आता है। ठीक है ना, तो ये रीज़न है वाई द स्काई इज ब्लू। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, the earth had no atmosphere consisting of air, comma, there would have been no scattering of sunlight at all. At all. In that case, no light from the sky would have entered our eyes would have entered our eyes, and the sky would have looked dark and black to us.
sky. Would have looked dark and black to us. स्काई जो है हमको डार्क और ब्लैक नजर आएगा अगर एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं कहीं पे, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्कैटरिंग नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सिमिलरली इन आउटर स्पेस, सिमिलरली इन आउटर स्पेस space. The sky looks dark and black instead of blue. Instead of blue. Because there is no atmosphere present there to scatter sunlight. सनलाइट को स्कैटर करने के लिए आउटर स्पेस में कहीं कोई एटमॉस्फेयर होता नहीं, ठीक है। अच्छा, एक ना क्वेश्चन और बनता है, वो ये है कि सनराइज़ के टाइम पर और सनसेट के टाइम पर जो सन है वो रेड क्यों दिखाई देता है, और मून मतलब जो 12 बजे का टाइम है उस टाइम जो सन है वो मतलब एक्सट्रीमली वाइट क्यों दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन आया करता था, इस बार स्पेशली मेंशन कर रखा है कि एक्सक्लूडिंग दिस टॉपिक। तो ये वाला क्वेश्चन अब नहीं करना, अगर स्कूल में कराएं भी तो भी कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में स्पेशली मेंशन करना है। मैंने आपको ग्रुप पर सिलेबस डाला था, उसमें मैं एक बार आपको पढ़कर दोबारा भी बता देता हूँ। अच्छा, फिजिक्स के नोट्स सभी को मिल गए ना, किसी के पास रहे तो नहीं है ना, बता देना। हाँ जी, ये 10th का सिलेबस है, 9th और 10th का ना कंबाइंड सिलेबस इशू करता है CBSE। तो इसमें पेज नंबर शुरुआत में तो 9th का सिलेबस है, फिर 10th का है, पेज नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो आपका है ना, ये आपका द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, कर लिया हमने। फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये भी कर लिया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फिर है एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, एक्सक्लूडिंग कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। मैंने वही बोला ना आपको, इस सनराइज और सनसेट के टाइम पर जो सन है वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो वो वाला टॉपिक नहीं करना है, वो लिख रखा है, ठीक है। तो पेपर में आएगा भी। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अच्छा, एक मैं आपको बुक बता देता हूँ, एक बुक आती है इसकी अरिहंत की आती है, ऑल इन वन। तो ऑल इन वन अगर आप ले लेंगे तो उसमें ना क्वेश्चंस दे रखे हैं कि क्वेश्चंस बनते हैं किस तरीके के, ठीक। तो आप नोट्स पहले लर्न करो, और नोट्स लर्न करने के बाद में फिर वहाँ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, तब जाकर ये मानना कि आपकी तैयारी पूरी होगी। तो उसमें पिछले लगभग 10 से 12 साल के क्वेश्चन जो हैं वो कंपाइल करके दे रखे हैं। एक एक नंबर के जो MCQs आते हैं, रीज़न एजर्शन वाले आते हैं, वो पहले दे रखे हैं, और चैप्टर वाइज दे रखे हैं। हाँ हाँ, तकनीर को बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं कह रहा हूँ पर्टिकुलरली हमें बोर्ड के हिसाब से तैयारी करनी है ना, तो ऑल इन वन ले लेना। एक ही बुक लेनी पड़ेगी आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों कवर हो जाएंगे उसमें। लकमीर तो है, वो तो पढ़ने के लिए है, ठीक है, लकमीर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये तो पता चलना चाहिए बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे। और फिर क्या है कि जो स्कूल में धीरे धीरे आप अक्टूबर नवंबर तक जाते जाते आप देखेंगे प्री बोर्ड, पहला प्री बोर्ड तो हो जाएगा। तो जब वो प्री बोर्ड होगा तो उसमें वो पिछले साल के क्वेश्चन जो आते हैं उन्हीं में से बना कर वो देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो भी लेना ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए जी, ठीक है फिर।